नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर और आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी यूपीएससी के चैनल पे, जहां हम बात करेंगे आपके साथ अपने स्पेशल टॉपिक पे। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जब बताना चाहूंगा, अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए बहुत शानदार ऑफर। दोस्तों आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ यूट्यूब पर। दोस्तों फ्री चैनल है हमारा यूट्यूब के, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में और जुड़ सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक बैचेस में। दोस्तों क्या ऑफर चल रहे हैं आपके लिए जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के साथ आपको। दोस्तों यहाँ पर आप जुड़ते हैं अनअकैडमी की टीम से तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों क्लासेस, लाइव क्लासेस में यहाँ पर, और इन तक एक्सेस कैसे करें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे जानकारी मिलना चाहिए आपको वो ये है सर, आगामी 8 अगस्त को यानी 8 तारीख को हम बात करें यहाँ पर सुबह 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट है। दोस्तों संडे का दिन अनअकैडमी कॉम्बैक्ट होता है हर संडे सुबह 11 बजे। जी हाँ दोस्तों 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट होगा। 60 मिनट 56 क्वेश्चन, जी हाँ 56 क्वेश्चन आपके लिए होंगे दोस्तों इस बार, और आप इसमें जीत सकते हैं सर यदि आप अच्छा रैंक लाते हैं तो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप है आपके लिए, डिस्काउंट है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, और साथ ही साथ आपके पास आईपॉड मिनी, ये स्पीकर्स या अमेजन के वाउचर जीतने का बहुत शानदार मौका है दोस्तों। तो आइए जुड़िए हमारे साथ 8 अगस्त को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी के बहुत शानदार ऑफर में, जो समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट ऑफर क्या है सर? यदि आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो दोस्त क्या होता है, जहां पर जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ आप लेते हैं, जीएस प्लस ऑप्शन आप एक साथ कोर्स लेते हैं दोस्तों, तो आपको हैवी डिस्काउंट है 25 प्लस 10% डिस्काउंट है दोस्तों, यानी कि लगभग 45% डिस्काउंट दोस्तों मिल रहा है। और उसका फीस हो जाती है लगभग आपकी 49,000 फीस होगी दोस्तों आपके लिए। 49,000 फीस में आप जुड़ सकते हैं एक साल के जीएस प्लस ऑप्शनल के हमारे प्लस कोर्सेज से, जीएस प्लस ऑप्शनल के प्लस कोर्सेज से एक साल, और न केवल एक साल दोस्तों, क्योंकि चल रहा है इस समय ऑफर, तो महा ऑफर है, यानी जुड़े रहेंगे हमारे साथ आप अगले साल मेंस तक के लिए। जी हाँ दोस्तों जुड़े रहेंगे अगले साल मेंस तक के लिए हमारे साथ आप, और ये है महा ऑफर आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों इसी में आपके लिए कंप्रहेंसिव टेस्ट सीरीज है, पीटी का, मेंस का, जीएस का, ऑप्शनल का। जी हाँ दोस्तों तो टेस्ट हैं आपके इसमें शामिल दोस्तों। इसी ऑफर में शामिल है आपके लिए बुक्स का ऑफर। जी हाँ बुक्स मिलेंगी आपको यहाँ पर 20 बुक्स का ऑफर शामिल है सर आपके लिए इसके अंदर। इसी ऑफर में दोस्तों आपको दिया जा रहा है, जी हाँ, सीएससी एश्योर। जी क्या है सर ये? 2+1 ऑफर कहते हैं दोस्तों। यदि आप 2 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमसे तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 1 साल का अतिरिक्त मिल सकता है। यदि आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन और ले सकते हैं यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर। इसके अतिरिक्त दोस्तों मेंटरशिप वीक चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं जीएस का, हमारा आइकॉनिक कोर्स, तो केवल 2,000 रुपये पेमेंट करके, केवल एक्स्ट्रा 2,000 रुपये पेमेंट करके आप ऑप्शन हासिल कर सकते हैं। यानी आइकॉनिक जीएस आप लेते हैं 1 साल का कोर्स, तो आप महज आपको 2,000 और पेमेंट करना है और आपको मिलेगा सर क्या, ऑप्शनल का कोर्स भी। जी हाँ दोस्तों तो बहुत कम फीस है, बाकी सारे ऑफर रहेंगे। यहाँ भी ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, मेंटरशिप वीक है आपके लिए, कॉम्बो ऑफर है दोस्तों, इतने अधिक ऑफर आपके लिए चल रहे हैं इस समय अनअकैडमी के। लोन सुविधा भी चल रही है आपके लिए। केवल जीएस में आना चाहें दोस्तों तो प्लस जीएस और आइकॉनिक जीएस। प्लस जीएस आप जानते हैं दोस्तों, वीकली टेस्ट, लाइव क्लास है, आपके एजुकेटर से बात करने का मौका है। वहीं आपके पास आइकॉनिक में एनालिसिस है सर, गाइडेंस है, मटेरियल है, प्लानर है, यानी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा आइकॉनिक का सर। फीस कितनी है? 44,000 दोस्तों प्लस की 1 साल की फीस, और आइकॉनिक की फीस कितनी है सर? 67,000 आफ्टर डिस्काउंट आपकी आइकॉनिक की फीस। दोस्तों क्या करना है डिस्काउंट के लिए? कोड याद रखिएगा दोस्तों, मेरा आशीर्वाद 10 मेरा कोड है, और इसको आप यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड। तो दोस्तों बाकी केवल ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शनल की फीस है 24,000, ऑप्शन का फीस है 1 साल का, इसमें आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड। दोस्तों याद रखिए 4 अगस्त से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। नए बैचेस में मेरे द्वारा लाया जा रहा है दोस्तों, साइंस टेक चल रहा है, इकोनॉमी का क्रैश कोर्स, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स, ये 3-4 सेगमेंट आने वाले दिनों में लेने वाला हूं दोस्तों। जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप हमारे इन ऑफर्स, इन बैचेस के साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज आपकी स्पेशल क्लास में दोस्तों। अब सर स्पेशल क्लास क्या होती है दोस्तों? स्पेशल क्लास की बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हमारा स्पेशल क्लास फीचर दोस्तों, जहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, फ्री क्लासेज हैं। पहली बात तो ये पूरी फ्री क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री क्लास है दोस्तों, जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना वॉइस रेज करके आप लेक्चर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट के अंदर। यानी स्पेशल क्लास में काफ़ी सारे फीचर होते हैं दोस्तों। और मेरा स्पेशल क्लास अभी जो आएंगे आपके लिए 1-2 दिन में आपके लिए, सैटरडे संडे में जो आप क्लास आने वाले हैं आपके लिए दोस्तों, हम बात करेंगे आपके साथ पूरे वीकेंड, पूरा मंथ खत्म हो रहा है, उसका पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे आपके साथ। प्लस जो प्रीवियस क्लास मेरी जा चुकी है दोस्तों को जरूर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, चाहे इंडियन डायस्पोरा की क्लास हो, या इंडिया पाकिस्तान संबंधों की, इंडिया अफगानिस्तान संबंधों की, या हमने जो बात की थी पूरा यूएन संगठन के ऊपर, तो काफ़ी क्लास में अभी वहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, जाके देखिए आराम से, नोट्स पढ़ें, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये है दोस्तों स्पेशल क्लास का फीचर आपके साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। ये तस्वीर अच्छी लगी मैं देख के काफ़ी, तो मैंने आपसे शेयर कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी तस्वीर थी आज के अखबार में ये।
ठीक है। तो चावल की धान की बुआई के लिए बच्चे और उसके फादर खेत में हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की आपके साथ। आइए स्टार्ट करें। पॉलिटी में क्या क्या है सर? बट अब सुन लो यार बातें मेरी अब सारा ढंग से, जो बताना चाह रहा हूँ मैं। आराम से टिक के बैठो, पीछे खबरें सुनना चालू करो दोस्तों, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट ने ट्विटर को कहा है जनाब कि आप, हमें लगता नहीं है, अनुपालन करने वाले हैं आईटी नियमों का। जी हाँ दोस्तों, आईटी रूल्स 2021 के जारी किए सरकार ने फरवरी महीने में। उनको लेकर ट्विटर लगातार विवाद करता रहा है और उसमें जो एक बड़ी शर्त है जो सभी सोशल मीडिया कंपनीज़ को माननी है, जो कि मुझे कहना चाहिए इस प्रकार से, एक प्रकार से बड़ी कंपनियां हैं, जो सिग्निफिकेंट कंपनियां हैं, जिनके पास यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है, उनके ऊपर सरकार ने कहा है कि ऐसी कंपनी जो बड़े आकार की हैं, सोशल मीडिया कंपनी बड़े आकार की हैं, उन्हें अपना एक सीसीओ ऑफिसर और एक आरजीओ ऑफिसर तैनात करना होगा, जो शिकायतों की सुनवाई कर सके, गवर्नमेंट के कहने पर कोऑर्डिनेट कर सके और गवर्नमेंट के कहने पर कंटेंट को रिमूव कर सके। तो वी नीड अ रीजनल या इंडिया का कोई नागरिक, भारत का नागरिक, आपका कर्मचारी है जो, वो हमें चाहिए इस पद पर, जिससे हम सीधे जुड़े रह सकें। यानी भारत सरकार ने इन कंपनियों को कहा है, सोशल मीडिया कंपनियों को, कि आपको अपॉइंट करना होगा सीसीओ और आरजीओ अधिकारियों को। लगभग सभी सोशल मीडिया कंपनी ने कर दिया है, लेकिन ट्विटर मनमानी कर रहा है। और ट्विटर ने पहले तो किया नहीं, हाईकोर्ट की डांट पड़ी, फिर एक व्यक्ति को किया, उसने इस्तीफा दे दिया 2 दिन बाद। अब ट्विटर कह रहा है कि हमने एक थर्ड पार्टी से कोऑर्डिनेट किया है, हमने उसका एक कर्मचारी अपॉइंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कंटिजेंट वर्कर्स, यानी कि हमारे पास खुद का कर्मचारी नहीं है ये, हमने थर्ड पार्टी से बात की, उसका एक अधिकारी, हमने कहा तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम ये काम कर दो हमारे लिए। तो कोर्ट ने का मजाक लगा रखा है आपने यार, यहाँ पर ये आप इतना पैसा कमाते हो देश से, हमारे इतना पैसा कमा रहे हो, तो ऐसे में आपके पास कर्मचारी नहीं है अनुपालन करने के लिए। यहाँ पर आखिर क्यों लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हमारे आप? तो यहाँ पर आप एक गंभीर रूप से गैर अनुपालन करने वाले कंपनी बन गए हैं। ये कहना है हाईकोर्ट का ट्विटर को कि जनाब आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप एक गंभीर, या कहते हैं सीरियस ऑफेंडर बोलते हैं ना भाषा में, कि तुम्हें सीरियस ऑफेंडर हो गए हो, तुम गंभीर आरोपी हो गए हो, तुम्हें क्राइम करने की आदत पड़ गई है। शॉर्ट ऑफ वैसे ही है, तुम्हें एक गंभीर रूप से अनुपालन करने वाले कंपनी बन गए हो दोस्तों, जो लगातार आईटी नियमों की अनदेखी कर रही है। ट्विटर ने जस्टिस नोटेड द ट्विटर एफिडेविट शोज द सीरियस नॉन कम्प्लायंस विद द न्यू आईटी रूल्स। लगातार वो आईटी नियम को नहीं मान रही है सर। ट्विटर के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि वो आखिर क्यों नहीं मान रही है नियमों को, आखिर क्या समस्या उनको नियमों को मानने से है, और क्यों वो इस प्रकार के कर्मचारी को अपॉइंट कर रही है जो ना तो कंपनी के हैं और ना ही परमानेंट हैं कंपनी के अंदर, जबकि आईटी नियम सीधा कहता है कि परमानेंट कर्मचारी ही अपॉइंट किया सकेंगे ग्रीवेंस ऑफिसर या शिकायत अधिकारी के रूप में। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है ट्विटर? निश्चित और मुश्किल हो रही हैं। जय जी को समस्या, जय क्या समस्या दोस्तों बताएंगे? जय क्या मुश्किल हो गई है आपकी? अभी तो क्लास चालू हुआ नहीं है, क्या मुश्किल है? सवाल लिखेंगे। वॉइस नहीं आ रही, बाकी लोगों को वॉइस नहीं आ रही दोस्तों? क्या सब लोगों को वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? तो जय आपकी, आप पलपंप में आते हैं, आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी दोस्त। फिर सभी लोगों को समस्या नहीं है, प्लीज़ देखिए अपने स्तर पर थोड़ा सही कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा बताया मैंने आपको, यहाँ पर ट्विटर पे आरोप है, ट्विटर $7 मिलियन का रेवेन्यू कमाती है हमसे, हमारे यहाँ से, और लेकिन फिर भी वो नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो ये आरोप है कोर्ट का, भैया क्या कर रहे हो बताओ, वरना सजा दे देंगे। तो ट्विटर पर लगातार आरोप है किस प्रकार विदेशी कंपनियां भारत की सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, किस प्रकार विदेशी कंपनियां भारत की संप्रभुता का, भारत के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ट्विटर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगली खबर पर आऊँगा मैं यहाँ पर, अगली खबर पर आऊँगा दोस्तों। अगली खबर हम चलेंगे आपके साथ लेकर संसदीय पैनल ने, पार्लियामेंट्री पैनल ने दोस्तों सड़क मंत्रालय को कहा है कि भैया लैंड एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट के नियम थोड़े आसान कीजिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन समझ सकते हैं आप, सड़क बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, रोड बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? लैंड एक्विजिशन करना, भूमि का अधिग्रहण करना। किसानों से राज्यों को ज़मीन खरीदने में मुश्किलें होती हैं, और एक लैंड एक्विजिशन एक मेजर इशू होता है डिले होने का। जी हाँ, कोर ऑफ द डिले। चलिए
कोर ऑफ द डिले कारण क्या है दोस्तों, वो है यहाँ पर लैंड एक्वाजिशन इशू बड़े स्केल पे सर। यहाँ पर किसने कहा, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है दोस्तों। स्टैंडिंग कमेटी किस मंत्रालय की है, जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय देखती है, टूरिज्म देखती है और कल्चर देखती है। जी हाँ, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कल्चर जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका कहना है किसको, रोड मिनिस्ट्री को, सरफेस मिनिस्ट्री को। ये कहना है कि भैया आप इन प्रोजेक्ट के लिए क्या करो, सिंप्लीफाई करो अपनी गाइडलाइंस को समय समय पर। ठीक है दोस्तों, तो इसने रिकमेंडेशन दी है यहाँ पर। अच्छा, लैंड एक्वाजिशन नियम, लैंड एक्वाजिशन को लेकर इशू क्या आता है दोस्तों, देखिए समस्या यहाँ पर बड़े स्केल पे ये आती है कि लैंड है स्टेट सब्जेक्ट और रोड मिनिस्ट्री या NHAI बनाती है सड़क, या रोड मिनिस्ट्री बनाती है सड़क, वहाँ पर वो सेंट्रल एजेंसी हो जाती है। कई बार नेशनल हाईवे बनते हैं, वो सेंट्रल एजेंसी बनाती है या देती है प्राइवेट को बनाने के लिए, और सब्जेक्ट होता है लैंड स्टेट का। तो एक्वाजिशन में बड़ी समस्या क्या आती है, इसकी समस्या आती है। दूसरी बात, लैंड एक्वाजिशन की बड़ी समस्या क्यों है, समझ में आ रहा है कि लैंड एक्वाजिशन की बड़ी समस्याएं क्यों आती हैं। तो पहला मेजर इशू क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी या NHAI लैंड एक्वाजिशन करती है, भूमि का अधिग्रहण करती है, या फिर ये पावर माफ़ कीजिएगा दैट वन इज़ PPP नोन एज प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लैंड एक्वाजिशन करवाते हैं, और राज्य का विषय होता है लैंड, नहीं देता राज्य, मुश्किलें हो जाती हैं। दूसरा मेजर इशू सर यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का इसलिए भी है कि लैंड हमारे यहाँ बहुत ही स्कैर चीज़, अपने में बहुत कमी है भूमि की। या तो फार्मिंग लैंड होगी देश के अंदर, या अर्बन लैंड होगी देश के अंदर, या अन्य लैंड होगी। अब कृषि भूमि किसान से लेना है, शहर भूमि बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी शहर की भूमि है। किसान की भूमि विवाद होता है, किसान खेती करना चाहता है, होता क्या है, लैंड ग्रैब करते हैं बेसिकली। अच्छा, ज़मीन चाहिए 10 हेक्टेयर आपको बनाने के लिए, आप 50 हेक्टेयर ले लेते हैं। क्यों, आपको लगता है सड़क बन जाएगी तो यहाँ बिल्डिंग बनेंगी, यहाँ मॉल बनेंगे, यहाँ रेस्टोरेंट बनेंगे, वो भी हम खोलेंगे और हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ जाएगा। तो आमतौर पर ये जो लैंड ग्रैबिंग होती है, सड़क बनाने की जितना चाहिए उतना काफ़ी है, लेकिन सड़क बनाने के अलावा आप वहाँ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लगाते हैं, फैक्ट्रीज़ के लिए ज़मीन देते हैं, पेट्रोल पंप की ज़मीन देते हैं। हाईवे वाला जानता है हाईवे बनेगा तो पेट्रोल पंप भी बनेगा, रेस्टो भी बनेंगे यहाँ पर, और जब रेस्टो के लिए ज़मीन चाहिए होगी वो ज़मीन महंगी बेच पाएगा। तो ऐसे में लैंड कोई मैक्सिमम कलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ विवाद चालू हो जाता है, क्योंकि अब लैंड ले ली, वो लैंड को महंगा बेचेंगे, ये लोग रिवर्स करके महंगा बेचेंगे। तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो देख रहे हैं यार, हमसे लैंड ली इन्होंने 1 करोड़ रुपये हेक्टेयर में, आगे बेच रहे हैं 10 करोड़ के हेक्टेयर की, तो उनको नुकसान होता है। उनको लगता है कि क्यों हमने ज़मीन दी, उस कारण मुश्किलें होती हैं। सर दोस्तों बताना चाह रहा था आपको, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एक बड़ी समस्या होती है कि पैकेज तो मिला, रिहैब एक बड़ी समस्या होती है। सर मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, मनमोहन साहब ने एक बात कही थी आज से कुछ साल संसद में, जब उन्होंने बिल लेकर आए थे, वो LARR बिल, वो भी याद कर रहा था, LARR बिल लेकर आए थे संसद में, वो LARR लैंड एक्वाजिशन रिहैब एंड रीसेटलमेंट बिल, लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहैब बिल, मुझे याद है संसद में हम लोग थे उस दिन, और मनमोहन साहब ने एक बात कही थी, और इस बिल की पहला फ्रेज वही प्रीएम्बल था इस बिल का कि लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक सिक्के के 2 पहलू। हम क्या करते हैं, लैंड एक्विजिशन तो कर रहे हैं, ज़मीन खरीद ली, जिनको ज़मीन से बाहर निकाला, जो ज़मीन को निकाल दी हम लोगों ने, उनको रिहैब किया। आज भी बहुत बड़े स्केल पर इंफ्रा प्रोजेक्ट, सड़क परियोजनाओं के लोगों को रिहैब नहीं किया गया, तो एक बड़ा इशू कहाँ होता है, उनके पुनर्वास का, उनके विस्थापन का, उनके पुनर्वास का दोस्तों। तो एक बड़ा इशू हमारे सामने आज भी है, और ये एक बड़ा मुद्दा होता है विवाद का। इस कारण कई बार कोर्ट स्टे लगा देता है, न्यायपालिका आ जाती है, डिले हो जाती है परियोजनाएँ। तो स्टेट का मुद्दा है ये, राज्य परमिशन नहीं था। कई बार लैंड आपने करी तो महंगी मिलती है लैंड आपको, वहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं, और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास का जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि आप भूमि अधिग्रहण करेंगे तो पुनर्वास होगा ही होगा, लोग विस्थापित होंगे। क्या लोगों को घर बना के दिए, क्या लोगों को हमने कहीं और ज़मीन दी इसके बदले, नहीं, तो विवाद होगा, और विवाद क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डिले होता जाएगा। जी हाँ, तो रिहैब करना ज़रूरी है। लेकिन सरकार ने मालूम है बाद में जो बिल पास हुआ हमारे यहाँ पर, वो लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ, उसमें रिहैब की बात गायब कर दी गई, क्योंकि रिहैब कंपनी को महंगा पड़ता है। मुझे याद है वो 2012 का ये बिल आया था पहली बार संसद में 2012 में, तब मनमोहन सिंह उस दिन कह रहे थे, राज्यसभा के अंदर हम लोग थे, वहाँ बात कह रहे थे वो कि लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन 2 साइड ऑफ अ कॉइन। उन्होंने कहा था एक सिक्के के 2 पहलू हैं, यदि आप एक करेंगे दूसरा नहीं करेंगे तो नहीं आप सफल हो पाएंगे, आपको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो एक पहले तो मार्केट वैल्यू दीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, मार्केट वैल्यू दीजिए सर यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट, जी हाँ, हमें क्या करना होगा, पैसा सरकारों को, राज्य को दे दो, भाई राज्य बांट देंगे, राज्यों को हमें एडवांस थोड़ा अमाउंट देना होगा यहाँ पर, जिससे राज्यों के हाथ में पैसा हो तो राज्य विवाद नहीं करेंगे और राज्य लोगों को बांट देंगे पैसा। तो हमें राज्यों को शामिल करना होगा ऑफ स्टेट
अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल, फिक्सिंग इट ऑन द बेस ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमें मदद करनी होगी राज्यों को यहाँ पर, जिससे वो सड़क के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना आसान कर सकें। क्या मेरी बात पहुँच रही है दोस्तों आप तक? नेक्स्ट खबर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर है, ये लैंड इक्वेशन में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। लैंड इक्वेशन एक बड़ा इशू रहा है हमेशा से भारत में, और इस पर पॉलिटिक्स होती है, केंद्र राज्य विवाद होता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, आम आदमी का इशू है अपने आप में ये, और क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहेगा आपसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते दोस्तों। अगली खबर पे आता हूँ मैं आपके साथ। अगली खबर पे आता हूँ मैं, डेटा ऑफ 100 मिलियन जस्ट डायल यूजर बाय एक्सपोज ओवर ईयर। जी हाँ दोस्तों, एक जानकारी दी है साइबर एक्सपर्ट या साइबर हैकर ने हमको यहाँ पर, एथिकल साइबर हैकर ने, उन्होंने हमको बताया कि जस्ट डायल जो एक कंपनी है जो लोगों की मदद करती है, आपको कुछ सर्विस चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं, उनका बड़ा सा नंबर है 8888 उनका नंबर है, जो उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। उसमें आप जैसे फ़ोन करते हैं तो आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम वाम, डेटा इनपुट चले जाता है, आप उनके यूज़र हो गए। अब ऐसे ही लगभग 100 मिलियन, समझ सकते हैं 10 करोड़ यूज़र जो हैं जस्ट डायल के, उनका डेटा, उनका फ़ोन नंबर, उनका अगर नाम लिखवाया उन्होंने कहीं पर, उन्हें सर्विस लिए तो उसका उनका एड्रेस, वो सब एक्सपोज पड़ा था नेट पर, इंटरनेट पर पिछले 1 साल से। ये कहना है एक एथिकल हैकर का, उनका कहना है कि लगातार ये डेटा 1 साल तक ओपन पड़ा रहा। ठीक है, एक साल तक वो ओपन पड़ा रहा सर। ये इसमें उनका मानना है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेबल इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, जो आपकी पहचान कर सकती है, आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का पता, आपका नाम, वो यहाँ पर लगभग 100 मिलियन यूज़र की खुली पड़ी रही लगभग 1 साल तक। जी हाँ दोस्तों, बाद में एक हैकर जो हैकर है, उन्होंने कंपनी को ट्वीट किया कि आपका डेटा पड़ा हुआ है खुला। कंपनी ने माना कि हाँ डेटा लीक तो नहीं हुआ, कंपनी ने माना कि असुरक्षित पड़ा था। वही है कि आपका गोल्ड असुरक्षित पड़ा हुआ है। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा चोरी हुआ क्या नहीं, कोई इसको कॉपी करके ले गया क्या नहीं, डेटा किसी ने चुरा लिया क्या नहीं, चुरा लिया या इसको कॉपी कर लिया, बात तो वही है अल्टीमेटली, डेटा तो कॉपी हो गया, मतलब किसी और के पास ही पहुंच गया वो। तो कंपनी ये बताने में असमर्थ है कि डेटा चोरी हुआ या किसी और के पास गया क्या नहीं, हैक हुआ क्या नहीं, इसकी कॉपी तैयार हो क्या नहीं। हाँ, डेटा एक्सपोज पड़ा था 1 साल से, ये सबको मालूम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ, अब उन्होंने नया पैच बना लिया है और अब वो सुरक्षित हो गया डेटा, वो सिक्योर कर लिया PII डेटा दोस्तों। अब ये खबर क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक रिसर्चर राजशेखर राजारिया, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्चर है, एथिकल हैकर एक प्रकार से सर ये, और इन्होंने ट्वीट किया था इस बारे में, जिसके बाद कंपनी ने माना हाँ डेटा ब्रीच हुआ है, और बाद में इसको पैच ला के सॉल्व कर लिया, डेटा सुरक्षित कर लिया गया। तो 1 साल तक डेटा असुरक्षित रहा कंपनी के पास। चर्चा इसलिए हो रही है कि जस्ट डायल को बाय किया भी रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ दिनों पहले दोस्तों। जस्ट डायल को बता दूं मैं आपको, यहाँ पर मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी बन गई है दोस्तों, इसको रिलायंस रिटेल ने खरीद लिया है। अब ये 41% स्टेक इसका लगभग बड़ी राशि देकर 10 दिन पहले ही, तो रिलायंस की कंपनी बन गई है दोस्तों। और इसका अगर 10 करोड़ यूज़र यहाँ थे तो उसका डेटा किसके पास आ गया, रिलायंस के पास तो आ ही गया हो, खैर वो तो सही बात है, लेकिन ये हैकर के पास ना पहुंच गया हो, बड़ी बात यह है दोस्तों। तो ये एक इसलिए बड़ी खबर हो गई, जस्ट डायल के खरीद लिया किसने सर, मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस रिटेल ने दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या याद आएगा छोटा सा न्यूज़ हमको दोस्तों, हालांकि अगर PDP बिल पास हो गया होता अब तक, जो कई सालों से अटका पड़ा है संसद में, दिसंबर 2019 से संसद में रुका पड़ा हुआ है, ये पास हो गया होता तो कंपनी को इस काम के लिए जुर्माना लगा दिया जाता। जी हाँ, क्योंकि डेटा ये पर्सनल है, मेरा डेटा आपको मैं दिया था, ये डेटा ब्रीच कैसे हो गया, कैसे आपने इतना इनसिक्योर माहौल बना के दिया, आप पर जुर्माना लग चुका होता, लेकिन चूँकि कानून नहीं है हमारे यहाँ पर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये है खबर आपके लिए, PDP बिल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। इंपॉर्टेंस क्या है PDP बिल की, इसके लिए केस स्टडी के तौर पे ये आप यूज़ कर सकते हैं इस न्यूज़ को, क्योंकि कंपनी ने माना कि हाँ डेटा एक्सपोज पड़ा था 1 साल तक, तो ये बड़ी बात हो गई अपने आप में। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ केस स्टडी, सपोर्टिव ऑफ PDP बिल, क्यों लाया जाए PDP बिल, आखिर इसकी देरी से क्या मुश्किल हो रही है, वहाँ पर एज अ केस स्टडीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया इसका ये न्यूज़ का। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से दोस्तों, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ, फटाफट देखेंगे, अगली खबर पे आते हैं। भैया सरकार क्या कर रही है, सुन लीजिए, भारत सरकार क्या कर रही है, अंडर सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी हैं जिनकी आयु 50 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी। जी हाँ दोस्तों, रिव्यू करेगी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस अच्छा लगा, उन्होंने सरकारी नौकर होने की अपने काम को बखूबी निभाया है, उन्होंने सारे वो काम किए सरकारी नौकर होने के नाते वो कर सकते थे, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उल्टा बोला क्या मैंने, आप समझ गए होंगे क्या मैंने कह रहा हूँ आपसे। जी हाँ, यदि उन्होंने काम में अपनी ईमानदारी नहीं बरती है, यदि वो निष्पक्ष नहीं रहे हैं, यदि वो उन्होंने कोई गलत काम किया है, करप्शन का चार्ज है, या उनके ऊपर इस प्रकार उन्होंने काम में कुछ एफिशिएंसी अच्छी नहीं है उनकी, और 50 साल से ऊपर के हो गए हैं वो, तो उनको नौकरी से टाटा बाय बाय, रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं, कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया सकता है। जी हाँ, उनको
प्री मैच्योर रिटायरमेंट को दिया सकता है। निकालना मतलब अलग बात हो जाती है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे सकती है सरकार यहाँ पर। ये आदेश जारी कर दिया DOPT ने। अब उनका क्या होगा, निरंतर उनका रिव्यू होगा उनके काम का सर, उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा सर, और उस कर्मचारी को रिटायर किया सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। जी हाँ, ये भारत सरकार का कानून है। कौन सा कानून है दोस्तों? 1972 के हमारे जो सर्विस है, सेंट्रल सर्विस जो हमारी है, उसके जो नियम है, केंद्रीय सेवा जो हमारी है, उसके जो नियम है दोस्तों, फंडामेंटल रूल्स 56 और रूल 48, इनके तहत फंडामेंटल रूल्स, FR मतलब फंडामेंटल रूल्स, मूलभूत नियम जो हैं 56J और 48 के तहत DOPT ये काम कर सकता है। तो 50 साल से अधिक के होंगे दोस्तों, जुलाई 1 को उनका वो रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद उनको वो कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकता है दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कई टैक्स अधिकारियों को ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया था, उन पे बहुत सारे करप्शन के चार्ज थे दोस्तों। ठीक है, तो फंडामेंटल रूल्स क्या 56J सुन लीजिए क्या कहता है ये। 56J आपका भी काम का सुन लीजिए दोस्तों। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल, कोई भी जो सही संस्था है, जैसे इस केस में DOPT है, शैल इफ़ इट इज़ नॉट ओपिनियन इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, ये जनहित में नहीं हो, जनहित में नहीं होना चाहिए, जनहित में अगर किया जाता है, हैव द एब्सोल्यूट राइट टू रिटायर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ इन राइटिंग और 3 मंथ पे एंड अलाउंस इन द लियो सच नोटिस। 3 महीने का वेतन दे दीजिए, 3 महीने नोटिस दे दीजिए और निकाल दीजिए उसको वहाँ से। उसको आप निकाल सकते हैं पब्लिक जन इंटरेस्ट में, पब्लिक हित में आप उसको निकाल सकते हैं। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसने अपॉइंट किया है उससे हायर अथॉरिटी निकालेगी, बहुत सीधी बात है। जिसने अपॉइंट किया वो तो नहीं निकाल सकता, उससे हायर अथॉरिटी निकालेगी यहाँ पर। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी देखी जाएगी कौन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट रैंक B का अधिकारी है, रैंक A का अधिकारी है, किसको निकालना है, उसकी अथॉरिटी काम करेगी यहाँ पर। तो ग्रुप A का ऑफिसर है, ग्रुप B का ऑफिसर है, तो उसकी क्षमता के आधार पर उसको निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35 साल उसको सेवा में, यदि उसकी, सुनिएगा ध्यान से, यदि वो जॉब में आया था जब वो 35 साल से कम का था तो 50 साल होने पर रिव्यू करेंगे। और यदि वो उसके बाद आया था, मान लीजिए किसी व्यक्ति की 36 या 37 साल होने पर नौकरी लगती है, वो जॉब में आया है, तो उसकी 55 साल पर रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो 35 साल से कम में आ गया तो 50 पर रिव्यू करेंगे, और 35 साल के बाद उसने जॉब ज्वाइन की है तो 55 साल पर रिव्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर दोस्तों आराम से, किन आधारों पर हो सकता है रिव्यू, किन आधार पर निकाल सकते हैं, आपको रिटायर कर सकते हैं। पहला आधार क्या है, इंटीग्रिटी। जी हाँ, उसकी निष्पक्षता, वो हमें लगता है करप्ट है वो, या इंटीग्रिटी उसकी में हमें डाउटफुल है, तो निकाल सकते हैं सर। शैल बी रिटायर, करना ही पड़ेगा। द गवर्नमेंट सर्वेंट फाउंड टू बी इनफेक्टिव शैल ऑल्सो बी रिटायर्ड, वो बहुत प्रभावी नहीं रह गया है, काम ही नहीं कर पाता है, या वो बहुत बीमार रहता है, बीमार तो नहीं कहूँगा लेकिन काम ही नहीं कर पाता, इनफेक्टिव हो गया है वो, उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है, तो शैल ऑल्सो बी रिटायर्ड। इसके अलावा सर उसकी ACR रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसका कैरियर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है सर। इसके अलावा कह सकते हैं सर इनफेक्टिवनेस, यदि 1 साल से कम जॉब बचा है तो भी उसको निकाला सकता है सर, रिटायर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कुछ शर्तें दी गई हैं, DOPT किन आधारों पर ये काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं, अब याद करें पूरी चीज़ों को, आपको याद क्या करना है दोस्तों, रूल 56 1972 का नियम, इसके तहत एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ये काम कर सकती है 3 महीने का नोटिस देने के बाद। नोटिस न देना चाहे सैलरी दे दे, जाओ कल यहाँ से, कल छुट्टी तुम्हारी यहाँ से, 3 महीने का सैलरी एडवांस दे देना पड़ेगा उस केस में उसको, जाइए छुट्टी है आपकी यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ पर जो बात कही गई है, इंटीग्रिटी की बात कही गई है, वो इंटीग्रिटी जिसकी इंटीग्रिटी थोड़ी ऐसा आपको लगता है कि ईमानदारी जिसकी हमें लगता है कुछ डामाडोल टाइप की है, उसको आप निकाल सकते हैं आराम से, उसको निकालना भी पड़ेगा आपको यहाँ पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात खबर क्लियर है हमको, ये एनी डाउट? ठीक है दोस्तों, अभी देखिए कश्मीर में भी निकाला गया काफ़ी लोगों को, वहाँ के नियम भी बताए थे मैंने आपको, वहाँ पर कश्मीर में बात भी हुई थी आपके साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर हाईकोर्ट, कहाँ की, उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार की काफ़ी खिंचाई की है कि भैया जो टूरिस्ट आपके आ रहे हैं 4 धाम यात्रा में, नैनीताल में, वो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कोविड नियमों का, उनके नियम नहीं मान रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की क्लास लगाई है, यहाँ पर उनसे कहा है कि आपके जो टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पर SOP का पालन नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है, और ये 4 धाम यात्रा जो है इसे बैन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको बैन कर रहे हैं हम लोग, अभी ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर स्टे कंटिन्यू रहेगा इसके ऊपर, 4 धाम यात्रा के ऊपर 4 धाम यात्रा नहीं चलेगी दोस्तों। उनका कहना है कि 75% टूरिस्ट जो आए हैं पिछले हफ्ते यहाँ पर नैनीताल में, वो कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, और यहाँ पर केस बढ़ गए नैनीताल में इसके बाद। यहाँ पर बड़ी बात है,
नैनीताल में हाईकोर्ट की बेंच भी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ केस बढ़ गए हैं नैनीताल में टूरिस्ट के बाद। मैं हमेशा कह रहा हूँ दोस्तों, तीसरी वेव अगर आएगी, पहली वेव तो आनी थी, दूसरी वेव पॉलिटिकल कारणों से आई, और तीसरी वेव पॉलिटिकल कम कारणों से, तीसरी वेव आएगी तो टूरिस्ट के कारण आएगी, कन्फर्म है। और ये हमको नैनीताल में केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका बड़ा कारण है टूरिस्ट यहाँ पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग क्राउड इज द टूरिस्ट प्लेस ऑन द वीकेंड्स, बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे हैं लोग यहाँ पर। और 4 धाम यात्रा को रोक लगा रखी है यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपदा बढ़ रही है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, देखते हैं स्टे का क्या हटा करना है या नहीं करना है। हाल फिलहाल स्टे लगा हुआ है 4 धाम की यात्रा पर दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे आपके साथ। राकेश अस्थाना बन गए हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर दोस्तों। इनके नाम पे विवाद हो गया चालू, इनके साथ ही राकेश अस्थाना के नाम के साथ। ठीक है, हमारे एक मित्र कह रहे हैं सर, जिस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिली गई है उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन आपको नहीं मिलती, अब नहीं मिलती ना पेंशन, नए नियम से पेंशन नहीं मिलती ना। जिनको अब जॉब मिल गई है, मिलती है, उनको पेंशन नहीं मिलती है। आपको लेना पड़ता है पेंशन, उसमें पेंशन की स्कीम होती है, आपको ज्वाइन करना पड़ता है। नए सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं देती सरकार ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ। हालांकि बहुत सारी स्कीम चलती हैं तो गवर्नमेंट उसमें एनरोल कर लेती है, आपको पेंशन मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देती है आपको, आपकी सैलरी से कटता रहता है पैसा। आइए, राकेश अस्थाना बनाया गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर दोस्तों। यहाँ पर राकेश अस्थाना 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, उनके कार्यकाल पूरा हो रहा है उनके लाइफ का। उनका जो टेन्योर है IPS का ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सरकार ने 1 साल एक्सटेंड कर दिया उनका कार्यकाल, 1 साल अतिरिक्त कार्यकाल दे दिया। गुजरात कैडर था, वहाँ से निकाल के उनको एग्मुट कैडर दे दिया। बहुत कुछ बदलाव कर दिया दोस्तों। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी थे वो। तो राकेश अस्थाना को दोस्तों गुजरात कैडर के अधिकारी थे, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर एग्मुट कैडर जो होता है आपका, वो दे दिया गया उनको यहाँ पर। तो एक बदलाव ये, गुजरात कैडर से इंटर कैडेट बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आमतौर पे कमिश्नर वही बनते हैं। दिल्ली में आमतौर पर ये रहा है कि जो एग्मुट के IPS ऑफिसर होते हैं वही बनते थे, लेकिन इन द रेयर ओकेजन अपने आप में ये कि किसी स्टेट कैडर से अधिकारी को निकाल कर आपने बनाया हो दिल्ली पुलिस कमिश्नर या एग्मुट का अधिकारी। दूसरी बात, 1 साल एक्सटेंड कर दिया आपने इनका यहाँ पर। 31 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा था, 1 साल एक्सटेंड कर दिया कार्यकाल इनका दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या है, DG हैं BSF के ये राइट नाउ, अभी ज्वाइन करेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में। ठीक है सर, 31 जुलाई को ये रिटायर हो रहे थे, तो उनका एक कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया दोस्तों। बहुत ही कम मामले इस प्रकार के हैं जब एक IPS जो आउटसाइड हो एग्मुट कैडर के, उसे अपॉइंट किया गया दिल्ली पुलिस चीफ। बहुत ही रेयर इंस्टेंस होते हैं इस प्रकार के, जो आउटसाइडर रहा हो एग्मुट कैडर का, उसे बनाया गया हो दिल्ली पुलिस चीफ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं CBI के कौन, अस्थाना साहब। आपको याद होगा अस्थाना और वर्मा जी का विवाद चला था बड़े स्केल पर। आलोक वर्मा CBI के डायरेक्टर थे और अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर थे। वहाँ पर सामने आ गया था, एक्सपोज हो गए थे दोनों लोग, एक दूसरे पे करप्शन के आरोप लगाए थे दोनों ने बड़े स्तर पर कि आपने वहाँ पैसा खाया, आपने वहाँ पैसा खाया। CBI के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर की लड़ाई हुई थी आपस में, दुनिया ने देखा था उसको। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म लॉस होता है हमारी मेमोरी का, हम भूल जाते हैं क्या हुआ था 1 साल पहले। और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो रमन्ना साहब आजकल जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने केस सुनवाई करते हुए कहा था कि अस्थाना साहब के पास केवल 6 महीने बचे हैं, इसलिए इनको CBI डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। अभी 6 महीने पहले कहा था, अब बनाना तो ज़रूरी था कुछ ना कुछ इनको, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, समझ सकते हैं आप इनको। मैं आप बात कर रहा हूँ, सुनिएगा यहाँ पर। इनको 6 महीने पहले बात चल रही थी CBI डायरेक्टर बनाने की। पहले बनाने की बात चल रही थी तो कोर्ट केस चल गया। जो डायरेक्टर वर्तमान थे उन्होंने कहा तो करप्ट अधिकारी, उन्होंने कहा वो करप्ट अधिकारी हैं, तो दोनों को हटा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्यों पाप के भागीदार बने। अब मामला ठंडा पड़ गया तो सरकार ने कहा चलो बनाते हैं डायरेक्टर इनको CBI का। सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया, उन्होंने कहा नहीं, इनका कार्यकाल केवल 6 महीने का बचा है। ये जनवरी की बात कर रहा हूँ, कार्यकाल केवल 6 महीने का बचा है, इनको डायरेक्टर नहीं बना सकते आप। मना करना पड़ा, टालना पड़ा। अब कार्यकाल जब ख़त्म होने का था तो 1 साल के लिए बना दिया इनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर दोस्तों। तो कुछ ना कुछ सरकार ने अच्छे अधिकारी होंगे निश्चित तौर पे इनके
अच्छे इन्होंने बहुत काम किए होंगे, इनके इनके रिकॉर्ड में होंगे, गुजरात कैडर में रहे हैं लंबे समय तक ये, तो बहुत कुछ इनकी योग्यताएं होंगी तभी इनको बनाया गया। मतलब सरकार इतना लड़ रही है कि सीबीआई डायरेक्टर नहीं बना पाई तो डीजी बना दिया बीएसएफ का, फिर हम इनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया। तो निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छा काम करा होगा उन्होंने गुजरात कैडर के होने के नाते, इसलिए इनको ये काम दिया गया है सर। उम्मीद करते हैं यहाँ भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में अच्छा काम करेंगे। जेएनयू पास आउट हैं दोस्तों, 84 के कैडर के अधिकारी हैं। लेकिन 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 यहाँ पर विपक्षी पार्टी हंगामा कर रही है काफ़ी सर, विपक्षी पार्टियाँ काफ़ी हंगामा कर रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अपॉइंटमेंट जो है राकेश अस्थाना का दिल्ली पुलिस के रूप में, ये डायरेक्ट कंट्रोवर्शन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दोस्तों। तो रमन्ना साहब की बात करें, उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर नहीं बनने दिया था, 6 महीने से कम का समय बचाता है इनके पास। इसके अलावा आप जानते हैं इंटर कैडर अपॉइंटमेंट है ये, एक तो मुद्दा यही है इंटर कैडर अपॉइंटमेंट का, क्या एगमोट कैडर में अधिकारी नहीं है, सक्षम अधिकारी नहीं है, कोई दूसरे कैडर से लाया गया, कोई दूसरा मुद्दा। और दूसरी बात यहाँ पर प्रकाश सिंह केस में, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्लियर कह चुका है, गाइडलाइन सेट कर दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि पुलिस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। बताया गया है कि यूपीएससी एक लिस्ट तैयार करेगा, पैनल की लिस्ट तैयार करेगा, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स आइडेंटिफाई कर सकती है। तो ऐसा इस बार नहीं हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने सीधा अपना आदेश ला दिया। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर राजनीति भी चालू हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके लिए काम की गाइडलाइन, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पोस्ट ऑफ डीजी ऑफ पुलिस should be done by UPSC and preparation of panel should be purely on the basis of merit of officers। याद रखिएगा, यूपीएससी 3 अधिकारियों की लिस्ट आइडेंटिफाई करेगा, वो 3 का नाम राज्य सरकार के पास जाएगा या जो अथॉरिटी उसके पास जाएगा, उन 3 में से वो एक को सेलेक्ट कर सकती है, लेकिन 3 नाम का साइन कौन करेगी, यूपीएससी करेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उल्लंघन मानना, विपक्ष का मानना है कि उल्लंघन है वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का और नियमों का। ये देखते हैं क्या होता है। हाल फिलहाल के मामला यहाँ खत्म होता है दोस्तों। क्लियर है हमको खबर, ये राकेश अस्थाना का इशू ये। ठीक है, इंटर कैडर का मुद्दा क्या है सर दोस्तों। एगमुट एक अलग कैडर होता है आपके सिविल सर्विस में, और स्टेट कैडर जैसे गुजरात कैडर की बात करें अलग कैडर है। तो ये आपको गुजरात का जो डीजीपी हो गुजरात से ही बनेगा ना, या उनकी पुलिस का इंप्रूवमेंट होगा यहाँ पर। अब आपने क्या किया, गुजरात कैडर से निकाल के डाल दिया इनको एगमुट कैडर के अंदर, तो इंटर कैडर चेंज हो गया अपने आप में, ये कैडर चेंज हो गया इनका यहाँ पर, ये इसलिए हंगामा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगली खबर पे आते हैं फटाफट आपके साथ। अगली खबर पे आएंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग। अगली खबर दोस्तों गरीब नवाज रोज़गार योजना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की है दोस्तों, सुन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की योजना है दोस्तों ये। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, संसद में बताया उन्होंने, इस योजना के तहत 371 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों पूरे देश के अंदर। तो 371 ट्रेनिंग सेंटर बन चुके हैं। गरीब नवाज रोज़गार योजना स्टार्ट किया गया था 2017 में दोस्तों। इसको चलाता कौन है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आने वाला मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो है वो इसको रन करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है, वो इसको क्रियान्वित करता है दोस्तों। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। कौन सी योजना, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम दोस्तों। ठीक है, सुन लीजिए इसके बारे में। इस योजना का उद्देश्य क्या है सर, माइनॉरिटी के जो हमारे जो अल्पसंख्यक हमारे जो युवा हैं उनकी स्किल को बढ़ाना दोस्तों, नाम से स्पष्ट है। नवाज योजना बात हो रही है यहाँ पर यूथ की स्किल को बढ़ाना और उन्हें बेहतर रोज़गार दिलवाना। जी हाँ, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट दिलवाना दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के जो हमारे जो केंद्र होते हैं, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है सर, तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी प्लेसमेंट एजेंसियाँ होंगी, जो भी प्रधानमंत्री रोज़गार या प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र होंगे, ट्रेनिंग देंगे ये लोग, और 70% ट्रेनी को रोज़गार भी मिलना चाहिए दोस्तों। प्लेस मिनिमम 70% ट्रेनी आउट ऑफ टोटल ट्रेन ट्रेनीज। जी हाँ, जितने लोगों को ट्रेनिंग देंगे आप 70% को रोज़गार भी दिलवाएंगे। बड़ी अच्छी बात है सर, यहाँ पर अच्छी बात है, काफ़ी अनिवार्यता है अपने आप में रोज़गार की। और 3 महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी सर उनको रोज़गार मिलने के उपरांत, एकदम 2 माह तक का सहायता भी मिलेगी उनको, यानी कुल मिलाकर माइनॉरिटी के बच्चों को यहाँ पर सहायता दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अल्पसंख्यक क्या होता है जानते हैं आप लोग, अल्पसंख्यक संविधान में क्या कहते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल बातें हैं, आर्टिकल 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के बारे में कौन कौन से माइनॉरिटी ग्रुप है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, पढ़ने लायक खबरें हैं। तो खैर माइनॉरिटी ग्रुप कौन कौन से हैं दोस्तों हमारे देश में जानते हैं आप लोग। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350 कहता है भाषा की बात करता है, आर्टिकल 30 संस्थानों की बात करता है, उनके संवैधानिक बातें सब जानना चाहिए आपको दोस्तों। यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं सर,
आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। माइनॉरिटी हमारे पास कमीशन है सर, अपने आप में स्कीमें चल रही हैं देश के अंदर, किन के लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए दोस्तों। गरीब नवाज, नई मंजिल, नई रोशनी, बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप, सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना, जन विकास कार्यक्रम, MSDC चलता है हमारे यहाँ पर, कई और स्कीम चलती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, लगातार बात करते रहे हैं। कहीं मन करे तो जाना, आप कहाँ पर जाएंगे? आप जाएंगे यूट्यूब पर और वहाँ टाइप करेंगे माइनॉरिटी अफेयर्स, टाइप करेंगे आशीर्वाद सर, आपको मिलेंगी योजनाएं, बहुत सारी मैंने करा रखी हैं, ठीक है। 15-20 योजनाएं उसके अंदर है, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। ये सारी योजना जो लिखी है मैंने शॉर्ट में यहाँ पर, ये सभी आपको वहाँ आराम से मिल जाएंगी, ठीक है सर। तो जितनी भी स्कीम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। क्या हम आगे बढ़ें दोस्तों? यहाँ से आगे चलें दोस्तों हम लोग यहाँ से। कुछ खास नहीं है। माई गॉव मेरी सरकार, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया है यूपी सरकार ने, माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल। जैसे माई गॉव पोर्टल है केंद्र सरकार का, मोदी साहब वाला पोर्टल, ऐसा ही माई गॉव मेरी सरकार योगी साहब का पोर्टल है। चुनाव आने वाले हैं तो लोगों से बात करना ज़रूरी है, लोगों से फीडबैक लेंगे कि भैया सरकार कैसा काम कर रही है, बताएंगे योजना कौन कौन सरकार चला रही है आपके लिए, अच्छी बात है भैया। तो युवाओं को जोड़ेंगे, उनको बताया जाए कि राष्ट्र के विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप राष्ट्र को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, देश प्रेम कैसे बढ़ेगा आपके अंदर, वो सब बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर माई गॉव मेरी सरकार एक प्रकार से योगी सरकार का पोर्टल है दोस्तों, जिसके ज़रिए योगी सरकार अपने युवाओं से, अपने यूथ से जुड़ेगी, उनका फीडबैक लेगी गवर्नेंस में, और उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छी गवर्नेंस देने का प्रयास करेगी। देश प्रेम जगाया जाएगा, अच्छी गवर्नेंस दी जाएगी, बहुत अच्छा काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है सर। फीडबैक बेस्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, फीडबैक पर चलना चाहिए सरकारों को, रियल डेमोक्रेसी वही होती है, ठीक है। ठीक है, माई गॉव मेरी सरकार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यूपी सरकार का पोर्टल है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके अगली खबर पे आता हूं मैं। सस्पेंशन ऑफ FCRA सर्टिफिकेट दोस्तों, आइए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए थोड़ा सुन लीजिए 2-3 बातें। एक कानून है हमारे देश में, कानून का नाम मालूम है क्या है दोस्तों? विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन अधिनियम 2020, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। एक्ट कब का है? ऐसा पुराना एक्ट कब का है ये दोस्तों? ये एक्ट है 2010 का, रियल एक्ट है 2010 का, ठीक है, रियल एक्ट है 2010 का दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। एक मित्र हमारे कह रहे हैं सर जो रजिस्ट्रेशन वाला रूल आया उसके बारे में बता दीजिए। बेटा ये बता दूं पहले, जो चल रहा है ये भी काम की है ना, जो भी खबर काम की ये भी काम की है, सभी खबर एक एक नंबर की आएंगी एग्जाम में, तो कोई भी खबर काम की छोड़ नहीं सकते ना, बता देंगे, रजिस्ट्रेशन की बात तो करते रहेंगे। और वो आज ही आया है, कल के अखबार में आएगा, उस पर आर्टिकल्स भी आएंगे, वो तो आज ही नियम आया ना, अभी आया 2 और 3 घंटे पहले न्यूज़ में, तो और अखबार में आने दीजिए, पढ़ लेंगे हम लोग भी, बता दूंगा आपको मैं डिटेल में ना, तो कुछ चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो, खबर छूटेगी नहीं, ठीक है, मेरा वादा है। जो खबर आ चुकी है पहले वो पढ़ लेते हैं आपके साथ, ठीक है। चलो आज का डांटा गोटा पूरा हो चुका है मेरा, इसलिए मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। FCRA 2010 का कानून है दोस्तों अपना, ये 2010 का कानून क्या है दोस्तों सुन लीजिए। जिसके तहत जो भी हमारे NGO हैं, या जो आप विदेशों से व्यक्ति धन लेकर आते हैं, जो भी NGO पैसा लेकर आते हैं, जो व्यक्ति बाहर से पैसा लेकर आते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के साथ डील करना पड़ता है, वरना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, वहीं रखेंगे सारा पैसा आप। कुल मिलाकर ब्लैक मनी तो नहीं ला रहे कहीं आप, उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, देश में एंटी इंडिया एक्टिविटी तो नहीं बढ़ा रहे कि उस पैसे से कहीं आपको रोका जाता है, ठीक है। तो ये कानून है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर गृह मंत्रालय अमित शाह की परमिशन के बिना आप देश में कोई भी विदेशी चंदा है ना, अंशदान चंदा होता है अपने पास, चंदा कहते हैं हम लोग, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ला सकते, आप कोई चंदा लेके नहीं आ सकते विदाउट गृह मंत्रालय परमिशन, ठीक है। चलो दोस्तों 25,000 से कम का है तो ले आओ आराम से, 25,000 ज़्यादा का है तो आपको पूछना पड़ेगा मंत्रालय से। इसे बदलाव कर दिया 2020 में दोस्तों हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या हो गया है भैया, पहली बात तो कोई भी लोक सेवक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो सरकारी नौकरी में है, वो विदेशी चंदा नहीं ला सकता, ठीक है, सर्विस में है, सरकार को सेवाएं दे रहा है, पब्लिक ड्यूटी में है, वो चंदा नहीं ला सकता विदेशी, पहली बात। दूसरी बात, आपको चंदा मिला विदेश से A पर्सन को, आप इसको B को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी अंतरण, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता,
ए को मिला है, ए को ही रखना पड़ेगा, इसे खर्च करना पड़ेगा। आप बी को एज अ चंदा नहीं दे सकते, ठीक है। जो भी चंदा प्राप्त कर रहा है उसे अपना आधार सरकार को दिखाना होगा, कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कौन कौन से पद पर हैं वो इस एनजीओ में, क्या क्या वो काम करता है, कुल मिला के आधार चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एनजीओ का सर। इसके अलावा दोस्तों आपको नई दिल्ली की जो संसद मार्ग पे जो ब्रांच है एसबीआई का, लिखा है हमने, लिखा है स्टेट बैंक ना, हाँ, भारतीय स्टेट बैंक की जो ब्रांच है संसद मार्ग पे, वहाँ आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा एनजीओ एपीएल नाम का चंदा लेके आया था विदेश से, तो मुझे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एसबीआई नई दिल्ली में, और चंदा उसी में आएगा, केवल उसी एक ब्रांच में आ सकता है, देश की किसी और ब्रांच में नहीं आएगा, ठीक है। तो एफसीआर अकाउंट कहलाएगा मेरा वो। उसके बाद आप चंदा लाते हैं, रिडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जी हाँ, उसका केवल 20% पार्ट ही आप अपने प्रशासन पे, मुझे सैलरी देनी है अपने स्टाफ को, एनजीओ चलाता हूँ, स्टाफ को सैलरी देनी है, कुछ काम करना है, प्रशासनिक बिल्डिंग बनवानी है अपने एनजीओ के लिए, नहीं, आप लेकर आए हैं धार्मिक प्रचार के लिए, आप लाएँ गरीबों की मदद के लिए, तो 80% शुड बी एक्सपेंडिचर मस्ट बी ऑन योर पर्पस, आपके काम पे खर्च होना चाहिए। केवल 20% अपनी सैलरी पर, अपने फ़ायदे, नॉट फ़ायदा तो नहीं होता, बिल्डिंग पर अपने खर्च पे कर सकते हैं, 80% मस्ट बी ऑन योर पर्पस। पर्पस क्या होता है, एनजीओ को कोई ना कोई शिक्षा के लेकर आया वो, तो शिक्षा पे खर्च करेगा 80% वो, तो केवल 20% ही प्रशासनिक कार्य पे कर सकता है। पहले कितनी सीमा थी दोस्तों, ये 50%, तो कम कर दिया यहाँ पर, केवल 20% ही खर्च कर सकते हो अपने ऊपर आप, बाकी 80% जिस काम के लिए आप लेकर आए हो, जैसे कोरोना के लिए आप चाहते हो वैक्सीन सबको लगानी है, चंदा लेकर आए तो वैक्सीन पे ही खर्च करेंगे 80%, 20% ही अपने ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार कह सकती है उल्लंघन करने वाले से, भैया आपको सर्टिफिकेट मिला तो जो परमिशन मिलती है उसको रद्द करते हैं, सबमिट कीजिए, आपको रद्द कर सकता है, आपके एनजीओ का लाइसेंस कभी भी सरकार यहाँ रद्द कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सरकार ने क्या किया दोस्तों, एक एनजीओ है, इसका नाम है CHRI नाम का एक एनजीओ दोस्तों, यहाँ पर इसका सस्पेंड कर दिया था, FCRA सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया था, इसका सस्पेंड सरकार ने कर दिया था। इसने चैलेंज किया है, दोस्तों कि ये भैया हमारा आपने कैसे कर दिया, ये पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों, ठीक है। तो चैलेंज कर दिया वो अलग बात है, कैंसिल कर दिया था मैंने, गृह मंत्रालय ने दोस्तों, गृह मंत्रालय ने CHRI के सर्टिफिकेशन को कैंसिल कर दिया था, इसके खिलाफ चैलेंज किया है उसने हाई कोर्ट में। तो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है क्या है, नियम क्या है, एक्ट याद रहेगा दोस्तों, ये एक्ट, ये 3-4 पॉइंट याद रहेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट याद रहेंगे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे पॉइंट यहाँ पर याद रहेंगे, ठीक है। CHRI क्या है दोस्तों, CHR बता दूँ मैं आपको यहाँ पर, CHRI एक एनजीओ है जो कॉमनवेल्थ देशों में काम करता है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।